हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज हम मनोविज्ञान के बुनियादी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो बेसिक एरियाज़ हैं उसको देखेंगे। पहली बात तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के व्यवहार का अध्ययन करता है, साथ ही साथ उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। तो व्यवहार विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान अन्य भौतिक और जैविक विज्ञान के साथ सामान्य विशेषताओं को साझा करता है। यानी कि मनोविज्ञान के अतिरिक्त जितने भी विज्ञान हैं, हम जो भी देखते हैं, भौतिक विज्ञान है, जैविक विज्ञान है, ये सभी आपस में कुछ कॉमन चीज़ें लिए हुए हैं। कॉमन उनकी विशेषताएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। और क्यों होती हैं वो कॉमन विशेषताएं? क्योंकि ये जो जितने भी विज्ञान है, भौतिक है, जैविक है या मनोविज्ञान है, इन सभी विज्ञानों का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है। वो क्या है कि जो मानव है उसके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए या उनका निपटान किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो इससे आज हम इसी के रिलेटेड मनोविज्ञान के जो बुनियादी क्षेत्र हैं कि ये किस किस एरिया से बिलोंग करता है उनको देखेंगे। पहला है जैव मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और जैविक विज्ञान के बीच अंतरंग संबंध काफ़ी स्पष्ट है, क्योंकि सभी व्यवहार शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही होते हैं। हम जो भी व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या होता है, उनका माध्यम हमारा कोई ना कोई शारीरिक अंग होता है। तो इसलिए ये दोनों का आपस में गहरा संबंध है। मस्तिष्क जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय और आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः मनोविज्ञान व्यवहार के जैविक आधारों का अध्ययन करता है। अब जैसे कि मान लो किसी बच्चे में को कोई कठिनाई है, पढ़ने में कोई दिक्कत है या कोई और उसका ध्यान नहीं लग पाता, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या उसे कोई शारीरिक कष्ट है, और शारीरिक कष्ट देखने के लिए हम देखेंगे क्या उसे कोई बीमारी नहीं है। कोई एक तरीके से उसके आंतरिक अंगों का भी अध्ययन, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क तंत्र है, पेशीय तंत्र है, स्नायु तंत्र है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत आ जाता है। आगे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। सबसे पहली बात तो संज्ञान का क्या अर्थ है। संज्ञान का अर्थ है जानना या समझना। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्मृति, ध्यान, निर्णय लेना, सोचना, समस्या का समाधान आदि जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो स्मृति है, ध्यान है, निर्णय लेना है, किसी बारे में सोचना है या किसी समस्या का समाधान ढूंढना है, ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के बिना ये अपूर्ण रहती हैं। अर्थात ये अलग अलग नहीं बल्कि संगठित रूप से कार्य करती हैं। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि मनुष्य कैसे सोचता है, क्या अनुभव करता है, कैसे व्यवहार करता है। मान लो किसी बच्चे को हम कोई चीज़ दिखाते हैं, एप्पल दिखा दिया और उसका रंग वंग उसने देख लिया। अब भविष्य में कभी भी उसके सामने अगर सेब शब्द आया तो उसके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, क्योंकि उसने वो देख रखा है, समझ रखा है, जान रखा है कि एप्पल किसे कहते हैं, सेब किसे कहते हैं। तो इसी तरीके से उसके आधार पर, स्मृति के आधार पर उसने अपनी उस समस्या का निराकरण कर लिया कि सेब किसे कहते हैं। आगे तुलनात्मक मनोविज्ञान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि तुलना करनी है। इसे कुछ लेखक पशु मनोविज्ञान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विशेष रूप से जो जानवर हैं उनकी विभिन्न प्रजातियों पर प्रयोग किया जाता है और निष्कर्ष रूप से जो व्यवहार उनका सामने आता है उसकी तुलना फिर मानव व्यवहार से की जाती है। इसमें चूहा, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर इत्यादि अनेक प्राणियों पर प्रयोग किए जा चुके हैं और करते भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। अब आप देखो कि जब भी कोई मेडिसिन बनाई जाती है, सबसे पहले वो पशुओं पर ही उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको प्रयोग करके देखा जाता है, बाद में वो मनुष्य के लिए बाजार में उतारी जाती है। प्रयोगकर्ताओं में स्किनर, पावलोव, टिचनर आदि मनोवैज्ञानिकों के नाम लिए जा सकते हैं इस क्षेत्र में, जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए हैं और बाद में उसको व्याख्या के तौर पर उनका और मानव व्यवहार का विश्लेषण किया है।
आगे है प्रायोगिक मनोविज्ञान। इस क्षेत्र में मानव के उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्रयोग करना संभव है। एक तरीके से इसे आप मानव प्रायोगिक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। और इसमें उन्हीं व्यवहारों पर प्रयोग किया जाएगा जो प्रयोग करने लायक होंगे, यानी कि ऐसे एरियाज़ को नहीं छेड़ा जाएगा जहां प्रयोग करना किसी भी मायने में संभव नहीं है। तो मानव के जिन व्यवहारों पर अध्ययन करना है हमें, उन पर हम प्रयोग करके देखते हैं क्या ये प्रयोग करने लायक है या नहीं। इसे मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। धारणा, बुद्धि, स्मृति जैसे मुद्दों पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। हमने जैसा कल भी पढ़ा था, हमने बुद्धि परीक्षण भी किए हैं, अभिरुचि परीक्षण भी किए हैं। तो हम केवल उन्हीं पक्षों पर प्रयोग करते हैं जिन पर प्रयोग करना संभव हो। आगे परिमाणात्मक मनोविज्ञान। इसमें मानव व्यवहार को समझने तथा उसका अध्ययन करने के लिए गणितीय, सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक विधियों का विकास किया जाता है ताकि एक तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। कहने का मतलब ये है कि कोई भी टेस्ट हम बनाते हैं, कोई भी परीक्षण हम बनाते हैं, तो हम उसमें कुछ अंक निर्धारित करते हैं, उसकी रेटिंग करते हैं कि उसके लिए, किस व्यवहार के लिए कितने अंक दिए जाएं। और इस तरीके से ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि एक तर्कपूर्ण और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। जब पहले हम मापन करते हैं किसी परीक्षण के माध्यम से, किसी टेस्ट के माध्यम से, फिर उसको हम रेटिंग देते हैं, अंक देते हैं, और उसके प्राप्त अंकों के आधार पर हम उसके व्यवहार की व्याख्या करते हैं। अगर आप देखते हो कि जेबीटी करते हैं या बीएड करते हैं, ये सब क्या है, एक टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। ट्रेनिंग ही है, एक तरीके से ट्रेनिंग के डिप्लोमे हैं। तो इसमें जब आप देखते हैं तो इसमें सिखाया जाता है, जो माइक्रो टीचिंग है उसके अंदर जो ट्रेनी टीचर है उसको ट्रेनिंग के लिए एक कक्षा का वातावरण दिया जाता है, और जो टीचर है एक तरीके की रेटिंग स्केल लेकर बैठ जाता है और उसका पढ़ाने का ढंग देखता है कि वो कक्षा में किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से वो बच्चों से अपना सामंजस्य स्थापित करता है और किस तरीके से वो अपनी पढ़ाने वाले स्किल्स का प्रयोग करता है। तो उसके आधार पर कि उसने अगर बच्चों की सहभागिता ली है कक्षा में तो उसके लिए उसे कितने नंबर देने हैं, अगर उसने बच्चों से आई कांटेक्ट किया है तो कितने नंबर देने हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से रेटिंग दी जाती है और फिर उनका अंत में निचोड़ किया जाता है कि उसका क्या व्यवहार रहा, क्या कक्षा में उसने सही ढंग से जो स्किल्स टीचर्स की होनी चाहिए उसके अनुसार पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। आगे व्यक्तित्व मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति तथा व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के अध्ययन से है, यानी कि एक व्यक्ति और अनेक व्यक्तियों के बीच उन जो भी डिफरेंस है उनका अध्ययन करना। जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं किसी के रूप गुण को देख बाहरी रूप सौंदर्य को देखकर हम मान लेते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखें तो मनोविज्ञान में व्यक्ति के बाहरी रूप के साथ साथ उसके जो आंतरिक शील गुण हैं उनका समन्वय ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप आदि से उसका व्यक्तित्व झलकता है और इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन इस व्यक्तित्व मनोविज्ञान में किया जाता है। आगे समाज मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान में हम न केवल वैज्ञानिक या अंतर्वैयक्तिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं अपितु समूह व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। हमें पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में लोगों के साथ उठना बैठना है, उसका आचार विचार है, व्यवहार उनके साथ होता है, क्योंकि हम अकेले अपने आप से सारे कार्य नहीं कर सकते, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे तब तो हम आदि मानव कहलाते थे, लेकिन जब हमें एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई, एक दूसरे पर हमारी निर्भरता बढ़ी, तो समाज जैसी संस्था का निर्माण हुआ। तो इसीलिए समाज में रहकर एक तरीके से जो समूह व्यवहार है उसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। या इसे हम कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति एक दूसरे के बारे में कैसी सोच रखते हैं
तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सब बातों का अध्ययन किस में होता है? समाज मनोविज्ञान में होता है। अंतिम पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपना क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान को ही रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किस प्रकार कैसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करेगा, क्या क्या उसकी प्रेरक तत्व होने चाहिए और क्या क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है और अच्छे से कैसे उस अपने शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों पर ये अपना ध्यान केंद्रित करता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। यानी कि एक शिक्षण संस्था में, एक शैक्षिक वातावरण में एक बच्चा किस तरीके से व्यवहार करता है, कौन कौन से उसके मानसिक पक्षों का एक तरीके से विकास हो रहा है, उसने वहाँ से क्या अनुभव प्राप्त किए और उन अनुभवों को क्या वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ पा रहा है या नहीं पा रहा है। अगर नहीं जोड़ पा रहा तो उसके शिक्षण में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, तो वो सुधार किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए सारे सिद्धांत इसमें दिए जाते हैं। तो ये थे मनोविज्ञान के कुछ बेसिक एरियाज़